34 दिनों से फरार चल रहे नारायण साईं को पुलिस अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई है? क्या कोई हमदर्द है जो उसकी मदद कर रहा है? क्या कोई मुखबिर है जो उस तक खबर पहुंचा देता है? क्या कोई भेदिया है जो पुलिस के भेद नारायण तक पहुंचा देता है? यही सवाल सबको परेशान कर रहे हैं। आज हम आपके सामने ऐसे ही चौंकाने वाले खुलासे करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। कोई शख्स है जो नारायण को पुलिस की रेड से ठीक 2 घंटे पहले खबर देता है और नारायण फरार हो जाता है। आज हम इस पूरे नेटवर्क पर बात करेंगे, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 4 राज्यों की पुलिस में नारायण का मुखबिर कौन? 4 राज्यों की सरकार में नारायण का भेदिया कौन? कहां है नारायण का कंट्रोल रूम? कौन है कंट्रोल रूम का कंट्रोलर? भागने से पहले नारायण के लिए तैयार 3 चीजें। रेड से ठीक 2 घंटे पहले कौन कहता है भाग नारायण भाग? सुनकर आप जरूर चौंक गए होंगे। आखिर कौन है वो भेदिया जो नारायण को पुलिस की रेड से ठीक 2 घंटे पहले कहता है कि नारायण भाग जा? कौन है वो मुखबिर जो नारायण साईं को हर एक पल की खबर देता है? इतनी सटीक खबर जो किसी डॉन के पास भी नहीं होगी। एक अकेला नारायण साईं पिछले 34 दिनों से 4 राज्यों की पुलिस को हर रोज चकमा देता है। उसके भागने के लिए 3 चीजें हमेशा तैयार की जाती हैं। नारायण जहां पहुंचता है उससे पहले ही पूरी प्लानिंग तैयार हो जाती है। कोई है जो लगातार नारायण को खबर देता है। आज हम आपके सामने खुलासा करने वाले हैं नारायण साईं के पूरे कंट्रोल रूम का और उस मुखबिर का जो नारायण साईं को रेड से ठीक पहले भागने के लिए खबरदार कर देता है। नारायण साईं का मुखबिर लगातार उसको खबर दे देता है। पुलिस की हर रेड से पहले नारायण साईं को पुलिस के आने का पता चल जाता है और वो अपने खास साधकों के साथ वहां से निकल जाता है। सूत्रों का कहना है कि नारायण साईं ने कंट्रोल रूम तैयार कर लिया है और वही शहर दर शहर प्लानिंग तैयार करता है। नारायण साईं के लिए एक एक्सक्लूसिव कंट्रोल रूम काम कर रहा है जो पुलिस में बैठे मुखबिर की जानकारी से अपनी प्लानिंग तैयार करता है और इसके बाद ही नारायण साईं अपना अगला कदम तय करता है। एफआईआर दर्ज होने के 34 दिन बाद से नारायण साईं का कोई सुराग नहीं लग रहा। फरार के चमत्कार का राज न्यूज 24 को लग चुका है। सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी के मुताबिक इतनी तलाश के बाद पुलिस के बड़े अधिकारियों को अब लगने लगा है कि नारायण सर्विलांस में लगे पुलिस वालों में कोई है जो नारायण साईं को लगातार मदद पहुंचा रहा है। आखिर कौन है वो शख्स जो नारायण साईं का इतना करीबी है, जो उसे पुलिस के एक एक मूवमेंट की जानकारी दे देता है? पुलिस अधिकारी उस शख्स तक भी पहुंचने में जुट गए हैं। अब आपको बताते हैं नारायण के कंट्रोल रूम के बारे में, जो एक खुफिया ठिकाने से ऑपरेट हो रहा है, जो नारायण साईं के लिए 3 चीजें तैयार करता है ताकि नारायण को किसी भी मूवमेंट में दिक्कत न हो। वो 3 चीजें हैं लोकल सिम कार्ड। सबसे पहले नारायण साईं का कंट्रोल रूम एक ही जगह के लिए कई लोकल सिम कार्ड का इंतजाम करता है, जिससे नारायण साईं बाकी दुनिया से संपर्क में रहता है और अगले ही दिन पुराना सिम कार्ड तोड़कर फेंक दिया जाता है और नया सिम कार्ड तैयार होता है ताकि सर्विलांस इसको पकड़ न सके। महंगी कारें। कंट्रोल रूम का दूसरा जिम्मा है लोकल ठिकाने के लिए महंगी कारें तैयार करना। कारें काफिले की शक्ल में होती है ताकि किसी को ये पता न चले कि नारायण साईं किस कार में बैठा है। रेल के टिकट।
कंट्रोल रूम का तीसरा काम है नारायण साईं के लिए रेल के टिकटों का इंतजाम करना। सूत्रों का कहना है कि नारायण के कंट्रोल रूम को लगता है कि हवाई जहाज के मुकाबले रेल से सफर करना पकड़े जाने के लिहाज से ज्यादा सुरक्षित है, इसलिए एक साथ कई ट्रेनों के टिकट बुक रखे जाते हैं। नारायण और उसका कंट्रोल रूम और उसका मुखबिर इतने शातिर हैं कि 4 राज्यों के पुलिस को अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं। खबर मिलने के बाद जब तक पुलिस पहुंचती है, तमाशा खत्म हो चुका होता है। दिल्ली से राजीव रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। जी हाँ, पुलिस के कंट्रोल रूम के बारे में अब तक आपने सुना होगा, लेकिन देखिए जरा, ऐसा लगता है जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक जो पुलिस का कंट्रोल रूम है नारायण साईं का कंट्रोल रूम बन चुका है। एक एक जानकारी उस तक पहुंचते रहती है और रेड से ऐन पहले कोई ना कोई भेदिया है जो ये बता देता है कि पुलिस क्या कदम उठाने जा रही है। ऐसे में तमाम तरह की दिक्कतें आ रही हैं जांच एजेंसियों के सामने। नारायण साईं फरार हो जा रहा है, तमाम सवाल खड़े हो रहे। इन मसलों पर हम बातचीत करेंगे। कई खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंडित अजय गौतम स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप डीजीपी रहे हैं उत्तर प्रदेश में। ओम जी हैं हमारे साथ, स्वामी ओम जी महाराज जुड़ चुके हैं, वैश्यू के अध्यक्ष हैं आप। और ओम जी विश्व हिंदू वीरसेन से भी आप जुड़े हुए हैं, वीर सेना से। और साथ में आपको यह भी बता दें कि आप समर्थक हैं आसाराम के। जी, साध्वी नंदिनी देवी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगी। अखिलेश तिवारी आसाराम के समर्थक हमारे साथ मौजूद होंगे। रेखा अग्रवाल से भी हम बात करेंगे, आप एडवोकेट हैं। स्वामी चक्रपाणी से भी हम बात करेंगे, आसाराम के कट्टर समर्थकों में से। कई बार आप उन्हें टीवी चैनल्स पर देख चुके हैं। महेंद्र चावला हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि नारायण साईं के पीए रह चुके हैं, लेकिन अब नारायण साईं के खिलाफ गवाही दे रहे हैं। और पहला सवाल डॉक्टर विक्रम सिंह आपसे है, चूंकि आप उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के पुलिस के मुखिया रहे हैं, क्या कोई भेदिया है अंदर? बिना भेदिया के क्या यह मुमकिन है कि पुलिस की मूवमेंट की एक एक जानकारी नारायण साईं को मिल जाए और वो पहले ही फरार हो जाए? सर्वप्रथम अखिलेश जी, मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि 34 दिन तक अगर कोई अभियुक्त दस्तयाब ना हो तो ये एक चिंता का विषय है और पुलिस को आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि 34 दिन तक इन्होंने इनको गिरफ्तारी क्यों नहीं कर पाए। सबसे पहले भेदिया अगर है तो क्या हमारी आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल विजिलेंस किस प्रकार की थी कि हम ये नहीं समझ पाए कि हमारा कोई मुखबिर उनको सूचनाएं, गुप्त सूचनाएं दे रहा है। हमारी पुलिसिंग में और इंटरनल विजिलेंस इस प्रकार की होनी चाहिए कि जिन लोगों को महत्वपूर्ण कार्यों में लगाया जाता है उनके ऊपर भी इतनी नजर रखी जाए कि वो किन से ईमेल कर रहे हैं, किन से बातचीत कर रहे हैं, किन के संपर्क में है और किन के पेरोल में है। जी, अगर आंतरिक व्यवस्था हमारी ठीक नहीं है तो हमारी छापे, हमारे रेड्स किसी मतलब के नहीं रहते हैं, निरर्थक हो जाते हैं। जी, और अगर हमको समग्र रूप से करना है तो एक विश्वास पात्र टीम गठित की जाती है जो बिल्कुल एकांत में रह करके ये पूरा काम, मैं उसका खुलासा नहीं करूंगा जी सर, लेकिन ऐसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, ये कोई अलकायदा के टेररिस्ट नहीं है। जी, मतलब पुलिस की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं आऊंगा सर, दोबारा आऊंगा आपके पास। अखिलेश तिवारी हैं, आसाराम के आप समर्थक हैं, नारायण साईं के समर्थक हैं। क्या हो रहा है ये सब कुछ? अखिलेश जी, आपसे समझना चाहूंगा, एक संत इस तरीके से पुलिस को छकाने में जुटा हुआ है, भेदिए की क्या जरूरत पड़ गई नारायण साईं को? पुलिस के सामने सरेंडर कर दे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हाँ अखिलेश जी, हम लोग शुरू से ही कह रहे हैं, जब इनके ऊपर FIR दर्ज हुआ तभी हम लोगों ने चैनल के माध्यम से ये कहा कि इनको जल्द से जल्द अपने कानून विशेषज्ञों से चर्चा करके आत्मसमर्पण करना चाहिए और खास करके मीडिया और समाज तो माना से जाए कि नारायण साईं आज अपने समर्थकों विषय रखना चाहिए। जी, मैं ये समर्थक का विषय ये निश्चित तौर से जो अखिलेश जी गलत है वो गलत है, इनको आत्मसमर्पण करना चाहिए और तुरंत अपने सच्चाई का सबूत इनको स्वयं पेश करना चाहिए। तो भगोड़ा है ना, मानते हैं ना आप? नहीं, मैं भगोड़ा इनको नहीं। अब देखिए शब्दों का चयन आप करें इस प्रकार। जी जी, बोलिए जी, हमारे साथ ओम जी भी हैं, अभी इस प्रकार की भाषा शोभनीय होगी। ये भगोड़े के आचरण कैसे नहीं है? पुलिस ढूंढ जो रही है, है तमाम राज्यों की पुलिस ढूंढ रही है, भागे फिर रहे हैं, सिम कार्ड्स बदल रहे हैं लगातार, लोकेशन बदल रहे हैं। ये तो डॉन का जो डायलॉग है वो याद आता है कि डॉन को पकड़ना नामुमकिन है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, ऐसा लग रहा है। देखिए, ये तो निश्चित रूप से तय है कि जब तक नारायण साईं जी को छिपाने वाले लोग नहीं चाहेंगे तब तक सरकार में ताकत नहीं कि उनको अरेस्ट कर सके, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूं
कि एक तो भगोड़ा शब्द का इस्तेमाल न करें। आप नारायण साईं से क्यों नहीं प्रार्थना करते हैं कि वो सरेंडर कर दे, किसी शब्द का कोई इस्तेमाल ही नहीं करेगा? नारायण साईं बिल्कुल मजबूर हैं। मैंने आज भी आपको प्रेस रिलीज भेजा हुआ है, आपके प्रेस को पूरे वर्ल्ड के मेरे पास में मेरी न्यूज एजेंसी है, ओम जी न्यूज एजेंसी करके, जिसमें 5000 मेरे मेंबर हैं। नहीं, मजबूरी क्या है? क्या मजबूरी है? मजबूरी मैंने उसमें लिख दिया है ऑलरेडी। मजबूरी ये है कि नारायण साईं मुझे 30 सितंबर को बापूजी से जोधपुर जेल में 25 सितंबर को मिले। उसके बाद 30 सितंबर को मुझे करोलबाग आश्रम दिल्ली में मुझे मिले। सुबह में 7 बजे से लेकर के दोपहर में 1 बजे पुलिस को क्यों नहीं जानकारी दे दी? उस वक्त केस ही नहीं था उनके खिलाफ। अच्छा, उनके खिलाफ केस ही कोई रजिस्टर FIR ही नहीं था। हाँ। उसके बाद मुझे उन्होंने, मैं जोधपुर में मेरा रैली चल रहा था बापूजी के समर्थन में, तो उन्होंने फोन करके मुझे अहमदाबाद बुलाया। अहमदाबाद आश्रम में जिस दिन सर्वपितृपक्ष था, तो दोपहर में 2 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक हम लोग उनके साथ में रहे। मजबूरी क्या है? आप कह रहे हैं मजबूरी है। मजबूरी मैं वही मजबूरी बता रहा हूँ। कानून को चकमा देना ऐसी कौन सी मजबूरी? नहीं, कानून वो उसमें नारायण साईं जी की कोई गलती नहीं है। साईं जी ने मुझे ये बताया, और बापूजी ने भी मुझे 28 अगस्त को सूरत में ये बताया था कि स्वामी जी घर का भेदी लंका ढाए। हाँ। ओम जी, मैं साफ बता देना चाहता हूं कि जिन लोगों को हमने पाला, मामला है पंडित अजय गौतम, यहाँ तो भेदिया दूसरी तरफ है, दूसरी तरफ पुलिस ने भेदिया बना लिया नारायण साईं ने। वो तो कानून को लेकर वो जो मन में कोई सम्मान नहीं है, तो साफ हो गया। मैं 2008 का एक वाकया बताना चाहता हूँ। 2008 के अंदर सूरत के अंदर सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था, जिसकी एडवाइजरी 10 दिन पहले गुजरात पुलिस ने जारी कर दी थी, और बम ब्लास्ट के बाद 10 दिन बाद, जिस व्यक्ति का कोई स्केच भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, उन्होंने सारे के सारे जो मुजरिम थे वो बिहार से गिरफ्तार कर लिए थे। पुलिस की बात बता रहा हूं। पुलिस अगर चाहे तो वो क्या कुछ नहीं कर सकती। ठाकुर साहब भी यहां बैठे हैं, वो भी इस बात से सहमत होंगे। ऐसी कोई चीज नहीं है जो नामुमकिन हो। पहली बात तो यह है कि अगर प्रशासन की दृष्टि से देखें तो कहीं ना कहीं कोई इस तरीके का भेदिया जरूर है जो उनको वक्त से पहले सूचित कर देता है। नहीं तो गुजरात पुलिस की कार्यशैली, जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आतंकवादियों को पकड़ा, वो एक तो इसलिए मेरे ख्याल से आप पुलिस में भेदिया बनाए और पुलिस को चकमा दे। देखिए, पुलिस आप जानना ही नहीं चाहते हैं कि वो गिरफ्तार क्यों नहीं आ रहे हैं। जानना चाह रहा है पुलिस, आप मुझे बोलने क्यों नहीं देते हैं? बता रहे ना, आपको मैं बिल्कुल सारा राज बताने जा रहा हूं, लेकिन आप सुनना नहीं चाहते हैं। मैं क्या करूं? बोलिए। मैं आपको वही बता रहा था कि जिस वक्त 25 सितंबर को नारायण साईं जी गए हुए थे वहां पे बापूजी से मिलने के लिए जोधपुर जेल में, उस वक्त भी बापूजी के साथ में एक अर्जुन नाम का संचालक है, जो बापूजी का संचालकों का प्रमुख है, वो था। उसने उनके सामने नारायण साईं जी ने कहा कि बापू स्वामी ओम जी को हमने ओजस्वी पार्टी की जिम्मेवारी दे दी है, और निश्चित रूप से हम लोग यदि पहले भी ये जिम्मेवारी उनको दिया होता तो आज ये दो लाइन अगर आप दो लाइन में आप मुझे ये बताइए मजबूरी क्या है? आप मुझे, मैं मजबूरी आपको बता रहा हूँ। उस वक्त अर्जुन ने बापूजी को कहा कि मनोज बेले एंड कंपनी ने ओजस्वी पार्टी को रोकने के लिए कहा है। बापूजी ने छूटते ही झन्नाटेदार 2 थप्पड़ मारे उसको, अर्जुन को, जो संचालकों का प्रमुख है, चीफ है, और ये कहा कि ये बात तुम किसको कह रहे हो, तुम लोगों ने मुझे फंसाया। सरकार की हिम्मत नहीं थी कि मेरे खिलाफ FIR दर्ज कर सके। तुम लोगों ने मुझे फंसा करके यहाँ रखा हो, अब तुम हमको और हमारे बेटे को जान से मार करके सारे आश्रम पर कब्जा करना चाहते हो, मनोज बेले एंड कंपनी के साथ में मिलकर के। ये सारी बातें मुझे साईं जी ने खुद आकर के बताई। क्या ताल्लुक है? नारायण साईं का ताल्लुक इससे ये है कि नारायण साईं जी ने मुझे 5, जिस दिन FIR दर्ज हुआ है, उससे एक दिन पहले 5 अक्टूबर को वाटिका फार्म हाउस में साबरमती में मुझे नारायण साईं जी ने दोपहर में 2 बजे से लेकर के रात 11 बजे की मीटिंग में, हम दोनों थे 1-to-1 मीटिंग, उसमें सुनिए, उसमें उन्होंने ये कहा कि स्वामी जी, मुझे मनोज बेले और अर्जुन ने ये बता दिया है कि कल मेरे खिलाफ सूरत में FIR दर्ज हो रहा है, मैं सरेंडर करना चाहता हूं, लेकिन मुझे वो लोग ये कह रहे हैं कि यदि आप सरेंडर करेंगे तो हम आपकी हत्या कर देंगे और आपका पूरा परिवार हम बर्बाद कर देंगे। तर्क है डॉक्टर विक्रम? एक सेकंड, ये तर्क में आपको दम नजर आता है?